हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी गाइड। आज की डेट है 7 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट मांगी है केरला गवर्नमेंट से, क्योंकि अब जो हिल एरिया थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट बढ़ गई थी। अब हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में देखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल शॉर्ट फॉर्म में है एनजीटी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जो डील करती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और नेचुरल रिसोर्स से। सेटअप की गई थी 2010 में। कैसे की गई थी? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट लाके 2010 में। इंडिया ऐसी तीसरी कंट्री है पूरी वर्ल्ड में जिसने सेटअप किया है स्टैट्यूटरी बॉडी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो बाकी दो और कौन सी कंट्रीज हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आपको याद रखनी है कि इंडिया थर्ड कंट्री है, ना ही कि फर्स्ट या सेकंड। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ एक्ट्स हैं जिसके तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि कुछ भी अगर मैटर अराइज होती है तो वो उसे देख सकती है। तो कौन कौन सी एक्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास पावर है? तो द वाटर एक्ट 1974, द वाटर सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर एक्ट 1981, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जिसके तहत एनजीटी के पास पावर है कि वो मैटर्स को देख सकती है। पर कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रोहिबिट किया गया है। उनमें अगर कोई इश्यूज अगर अराइज होती है मैटर, तो उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हियर नहीं कर सकती है। तो कौन कौन सी एक्ट है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है, और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपको यहाँ अच्छे से याद रखनी होगी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में प्रोहिबिट किया गया है और द फॉरेस्ट एक्ट 1980 इसमें पावर है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें प्रोहिबिट किया गया है एनजीटी को। पर यहाँ पे द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास पावर है, ठीक है। या ऐसी और भी कोई लॉज अगर स्टेट बनाती है प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट के लिए, तो उस पर्टिकुलर एक्ट में भी, लॉ में भी या एक्ट में भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास पावर नहीं होगी। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में ये बेसिक डिटेल्स यूपीएससी ने पूछा है, पर यूपीएससी ने ये नहीं पूछा है कि कौन कौन सी एक्ट में पावर है और कौन कौन सी एक्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रोहिबिट की गई है। तो वैसे आपसे पूछ सकती है, इसलिए आपको ये एक्ट और कौन सी एक्ट में प्रोहिबिट की गई है ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसे अच्छे से याद रखें। बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने एक्सटेंड कर दिया है लोन अमरावती के लिए, ठीक है। तो हम वर्ल्ड बैंक को देखेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। द वर्ल्ड बैंक इसे ये इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करती है लोन या ग्रांट्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। और कुछ अगर प्रोजेक्ट भी अगर चलाई जा रही है तो उसके लिए भी कैपिटल वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करती है। अब वर्ल्ड बैंक कलेक्टिव नेम है दो बॉडी की, आपको याद रखनी होगी। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और ये दो जो बॉडी हैं ये कम्प्लीटली जो 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के अंदर जो 5 बॉडीज़ हैं उसी की ये दो बॉडी है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी बॉडी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। इस्टेब्लिश हुई है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ साथ में ही हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। और पहली कंट्री जिसे लोन प्रोवाइड की गई थी वर्ल्ड बैंक से वो है फ्रांस 1947 में। तो याद रखनी है फ्रांस को प्रोवाइड की गई थी। और यहाँ पे यूपीएससी चेंज कर सकती है, बोल सकती है कि इंडिया को प्रोवाइड की गई थी, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी सेम चीज़ हमने देखा कि इस्टेब्लिश की गई है 1944 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है वर्ल्ड बैंक की? तो वॉशिंगटन डीसी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये याद रखनी है आपको हेडक्वार्टर्स, क्योंकि हेडक्वार्टर्स वगैरह यूपीए से पूछती है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन सी बॉडीज़ हैं? तो यहाँ देख सकते हैं आप। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। तो ये 5 पर्टिकुलर जो बॉडी हैं जो आती हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और कलेक्टिव नेम वर्ल्ड बैंक किसे दिया गया है? तो IBRD और IDA को।
अब हम बढ़ेंगे और थोड़ी बहुत और जानकारी देखेंगे। अब ये सेम चीज़ है रिपीटेड, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। यही बात है कि 1944 में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों को इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब ट्रेडिशनली प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के अमेरिकन ही होते हैं, यहाँ आपको याद रखनी होगी। और दोनों वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों साथ साथ मिलके क्लोजली वर्क करते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे, क्या क्या न्यूज़ कवर्ड है उसमें। तो PSLV-C37 मिशन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, और कुछ इसमें सैटेलाइट्स है जो प्रीलिम्स में हमसे पूछ सकती है यूपीएससी, उसे हम देखेंगे। तो PSLV-C37 मिशन ये 2017 में लॉन्च हुई थी। कार्टोसैट 2D इसकी मेन पेलोड्स थी, और इस पर्टिकुलर मिशन में 103 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इंडिया की ये फर्स्ट मिशन थी जिसमें बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया गया था वन टाइम में। और कौन कौन सी मिशन कवर्ड हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ में, इसे हम देखेंगे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी हमसे पूछ सकती है। तो अल फराबी 1 ये कजाकिस्तान की है, बूगू सैट इसराइल की है, डीडो 2 इसराइल और स्विट्ज़रलैंड की है, नाइफ 1 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है, लेमुर 1 यूनाइटेड स्टेट्स की है, और पियास PEASS ये जर्मनी और इसराइल की है। तो ये कुछ मिशंस है, मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, याद रखनी है। बढ़ेंगे आगे हम। तो ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है ट्राकोमा को, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे कि ये है क्या। तो ट्राकोमा ये क्या है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आइज़ को इफ़ेक्ट करती है, और रिस्पॉन्सिबल है ये पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लाइंडनेस के लिए। तो एक टाइम पे क्या होती है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इंडिविजुअल ब्लाइंड हो जाते हैं, बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, ठीक है। अब ये, और ये जो ब्लाइंडनेस रहती है, ब्लाइंडनेस जो होती है वो इरिवर्सिबल है, यानी बाद में वो ट्रीटमेंट के बाद रिवर्स उसे नहीं किया जा सकता है, वो ज़िंदगी भर के लिए अंधे ही हो जाते हैं, ठीक है। इनफेक्ट कैसे होते हैं, तो डायरेक्टली या तो बैक्टीरिया से हो जाए, या इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, अगर आई या नोज़ की डिस्चार्ज, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसे नहीं है ट्राकोमा, और कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें भी ये हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। अब ये ट्रेकोमा है, ये हाइपर एंडेमिक है, बहुत ज़्यादा जो पुअर कंट्रीज़ या रूरल एरिया है अफ्रीका या सेंट्रल अफ्रीका या साउथ अमेरिका कंट्री में, या एशिया या ऑस्ट्रेलिया या मिडिल ईस्ट, यहाँ पे ये प्रिवेलेंट है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में थी ट्रकोमा, ये और भी जगह थी जहाँ, जैसा कि हम समझ सकते हैं, अफ्रीका की कुछ रूरल एरिया में थी, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये है प्रोमिनेंट, एशिया में ये प्रोमिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मिडिल ईस्ट में भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। अब और डिटेल्स हम देखेंगे। अफ्रीका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया या एशिया या अमेरिका सेंट्रल साउथ या अफ्रीका की बात की जाए तो, ठीक है। तो इनमें से अफ्रीका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कॉन्टिनेंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रकोमा की केसेस देखने को मिली है। और यहाँ देख सकते हैं एक पर्टिकुलर डेटा है जिसमें बात की गई है कि अक्टूबर 2022 तक 15 कंट्रीज़ ने ट्राकोमा को एलिमिनेट कर दिया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो कौन कौन सी ये कंट्रीज़ हैं, तो एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ, कुछ कुछ आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो कंबोडिया है, चाइना है, गाम्बिया, ईरान, लाओस, फिर घाना, मलावी, मेक्सिको, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, वनातू, ठीक है। वनातू आइलैंड है वैसे ये। तो ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे ट्राकोमा कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुकी है। आपको याद रखनी है ईरान, ठीक है, म्यांमार याद रखेंगे आप, नेपाल याद रखेंगे, सऊदी अरेबिया याद रखेंगे, ठीक है। ये ट्राई करें इसे याद रखने का, क्योंकि ये आसपास वाली नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और मेक्सिको चाहे तो वो भी याद याद रख सकते हैं, चाइना भी याद रखनी है, ठीक है। तो ये कंट्रीज है जहाँ एलिमिनेट हो गई थी। अब कैसे हम प्रिवेंटेशन या क्या क्या कंट्रोल की मेजर्स है जिससे हम खुद को बचा सकते हैं। तो सर्जरी, अगर स्टार्टिंग एज है तो सर्जरी करा के ठीक कर सकते हैं इंडिविजुअल, या एंटीबायोटिक ले सकते हैं। फेशियल को क्लीन मेंटेन रख सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट भी की जा सकती है, जैसे कि सैनिटेशन और वाटर को, ताकि ये सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैले ना, ठीक है। और अंडमान निकोबार वाली आइलैंड्स में वहाँ कुछ ट्राइब्स में भी ट्रकोमा 2017 या 16 में
ऐसी केसेस सामने आई थी कि उनमें हुई थी ये। अब 2017 के बाद अभी 2024 में ये दोबारा न्यूज़ में है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ट्राकोमा के बारे में, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी, इससे बाहर यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी। अब टू स्टेटमेंट वाली जो क्वेश्चंस रहती है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे, ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे इंडिया को बताई गई है कि इंडिया सिक्स लार्जेस्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूटर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर फंडिंग स्टेट है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में फंड देती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि सिक्स लार्जेस्ट है ग्लोबल कंट्रीब्यूटर डब्ल्यूएचओ में इंडिया। अब हम डब्ल्यूएचओ के बारे में देखेंगे। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। हेडक्वार्टर्स कहाँ है डब्ल्यूएचओ की लोकेटेड? तो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और डब्ल्यू हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और रीजनल ऑफिसेज भी हैं, यहाँ देख सकते हैं 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, और 150 फील्ड ऑफिसेज भी हैं डब्ल्यूएचओ के। अब डब्ल्यूएचओ इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न कैसे किया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है, जिसमें 194 मेंबर स्टेट्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। और यहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये बताई गई है कि इंडिया सिक्स लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है डब्ल्यूएचओ में, ठीक है, कोर फंडिंग के हिसाब से। बढ़ते हैं आगे। अब ये दो नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में मेंशन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखें यूपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है। बुक के बारे में पूछ लिया यूपीएससी ने, जो कभी नहीं पूछती थी। ओलंपिक्स जैसी बेकार चीज़ों के बारे में यूपीएससी पूछ रही है, राइट। फिर मिसाइल्स के बारे में पूछ रही है, मिलिट्री या नेवल एक्सरसाइज के बारे में पूछ रही है। तो जब यूपीएससी ये सब पूछने लगी है, तो कोई गारंटी नहीं है यूपीएससी की कि नोबेल प्राइज़ के बारे में भी यूपीएससी नहीं पूछे, राइट। चांसेस है पूछ सकती है, क्योंकि द हिंदू में कवर्ड है। और इस पे कोई स्टूडेंट अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली यूपीएससी बोल देगी कि ये तो करंट अफेयर की पार्ट है, चाहे हम कुछ भी पूछे इसके अंदर। तो इसलिए ये आई है न्यूज़ में, ठीक है। ये आई थी आज, और फिजिक्स में। और बायोलॉजी की वाली कल आई थी, तो वो कल मैंने आपको नहीं बताया, पर आज मैं साथ में इसे इकट्ठा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स में दी गई है मशीन लर्निंग के लिए, और बायोलॉजी में दी गई है माइक्रो आरएनए की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा इतनी डिटेल में आप ये आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ओवरऑल पता होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में मिल यूपीएससी पूछ सकती है आपसे, ठीक है। और यूपीएससी नाम वगैरह तो नहीं पूछेगी आपसे, पर जनरल पूछ सकती है कि फिजिक्स में कौन सी पर्टिकुलर चीज़ में मिली है नोबेल पीस नोबेल प्राइज़, और बायोलॉजी में किस चीज़ के लिए मिली है नोबेल प्राइज़, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब केमिस्ट्री के लिए जब आएगी न्यूज़, तो केमिस्ट्री वाली बता दूंगा, ठीक है। अभी अभी दो चीज़ आप याद रखेंगे, फिजिक्स के लिए मशीन लर्निंग को मिली है, और बायोलॉजी में माइक्रो आरएनए की डेवलपमेंट के लिए मिली थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आई है इंटरनेशनल पेज में न्यूज़ कि म्यांमार अपनी रिप्रेजेंटेटिव आसियान में 3 सालों में पहली बार की है, म्यांमार कंट्री ने, ठीक है। इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आसियान, इसे हम देखेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसे कॉमनली आसियान कहा जाता है, यह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 10 स्टेट्स जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, यानी 10 कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। अब मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं 6 मिलियन पॉपुलेशन को, और लैंड कवर करती है 4.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में। अब ये फैक्ट्स क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट्स भी कभी कभी यूपीएससी ने कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, इसीलिए। अब आसियान में जो मेंबर्स हैं वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, जो भी वर्ल्ड के अंदर आती हैं। और हेडक्वार्टर्स आसियान के कहाँ लोकेटेड है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब आपको याद रखनी है कि आसियान प्री आसियान जो है ये सक्सेसर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की, जो फॉर्म की गई थी थाईलैंड, फिलीपीन, मलेशिया के द्वारा, ठीक है। पर बाद में इसे आसियान बना दिया गया, जब 1967 में 5 कंट्रीज ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिल के आसियान डिक्लेरेशन साइन की तब। तो एएसए से आसियान ये बनी थी 1967 में, आसियान डिक्लेरेशन के बाद। अब कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं? तो यहाँ हम देख सकते हैं म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ये 10 कंट्रीज हैं जो इसके अंदर हैं। याद रखनी है आसियान की इंडिया मेंबर नहीं है। तो ये सारी न्यूज़ कवर्ड थी आज की द हिंदू पेपर में, और उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी नई जानकारी आपने सीखी होगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो वो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और अप्रिशिएशन आप दिखाएं कि आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से। और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल
भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन और यूपीएससी ओरिएंटेड मैनर में कर सकें, ठीक है। और मेरी वीडियोस जनरली शॉर्ट ही रहती है, छोटी ही रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि मैं बेकार चीज़ें, आपको इरेलेवेंट चीज़ें नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ काम की चीज़ बताता हूँ कि जिसे आप उतनी रिवीजन करेंगे, माइंड में रखेंगे, प्रीलिम्स में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो मैं काम की चीज़ें बताता हूँ, मसाला मिर्च इंटरटेनमेंट वाली न्यूज़ या 50 जगह से न्यूज़ मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, यूपीएससी के लिए। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी न्यूज़पेपर में कवर्ड रहेंगी, राइट। और द हिंदू वैसे भी बहुत ही बेस्ट रिलायबल सोर्स माना गया है करंट अफेयर्स के लिए स्टार्टिंग से ही। तो द हिंदू के लिए हम करंट अफेयर अगर इतनी देख रहे हैं रोज़, तो वो हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।